तो ये देखें कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो फैराडे ने अपने को बताया कि यदि कोई कॉइल है या कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कॉइल या इस कंडक्टर के पास में अपन क्या कर दिए हैं, यहाँ पे एक बार मैग्नेट को रख दिए, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और वो इससे जाके क्या करेगी, लिंक करेगी, ठीक है। तो बोलता है कि जब तक इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तब तक इस कॉइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है। किसी भी कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होगी, तो बताया कि उससे जो लिंक्ड फ्लक्स है, उससे जो जुड़ी हुई फ्लक्स है, उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। और ईएमएफ कितनी इंड्यूस्ड होगी, तो बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। सब पढ़ चुके होंगे, तो उसमें नोट कर लीजिए, उसमें लिखिएगा फैराडेज लॉ में, उसमें लिखिए किसी कॉइल या कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होने पर उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, पैराग्राफ चेंज करके, कंडक्टर या कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ rate of change of flux linkages के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब ये फ्लक्स लिंकेजेस क्या होता है, तो कॉइल के टर्न्स क्या है, यहाँ पे n है, इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या है, फाई है, तो n इंटू फाई, ये जो टर्म है इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेजेस। ये पूरा टर्म्स क्या कहलाता है, फ्लक्स लिंकेजेस कहलाता है, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेजेस उसमें रहेंगे वेबर टर्न, फ्लक्स लिंकेजेस उसमें रहते हैं वेबर टर्न, तो फ्लक्स लिंकेजेस वेबर टर्न में होता है, ठीक है। तो फैराडे ने क्या बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो फ्लक्स लिंकेजेस है ना, जो हो रही है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। मतलब कि यदि इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स, पहले यहाँ पे मैग्नेट है, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे आ रही है, तो यदि पहले इससे लिंक्ड फ्लक्स कितनी है, फाई 1 है, यदि इसको बैक करेंगे, पीछे करेंगे, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो लिंक्ड फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो यदि एन टर्न से पहले फाई 1 फ्लक्स लिंक्ड है, ठीक है, हम इसको बैक करते हैं, तो अब उस एन टर्न से कितनी फ्लक्स लिंक्ड होगी, चेंज फाई 2, बात समझ में आ गई। तो यदि ये बारमेट यहां रखा हुआ है तो इससे कुछ फ्लक्स आके जुड़ी हुई है, तो उस फ्लक्स को हमने क्या मान लिया, फाई 1। यदि इसको पीछे करोगे तो इससे जुड़ी हुई फ्लक्स में क्या आ जाएगा, कमी आएगी, मतलब परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फ्लक्स थी फाई 1 जो n1 टर्न से लिंक थी, सेकंड केस में फ्लक्स क्या हो गई, फाई 2 जो n1 टर्न से लिंक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा, तो चेंज इन फ्लक्स लिंकेजेस आएगा, है ना। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतर ना, ये पहली फ्लक्स लिंकेज है और ये दूसरी फ्लक्स लिंकेजेस है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन क्या आ जाएगा, ये चेंज इन फ्लक्स लिंकेजेस आएगा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे फ्लक्स लिंकेजेस में क्या हुआ, चेंज हो गया। तो सिर्फ फ्लक्स लिंकेजेस में चेंज होने से नहीं चलेगा, वो बोला रेट भी होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो रेट आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस n को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है।
तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम को क्या लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो डी फाई अपॉन डी टी को ही क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो इसके क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, एक माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा एंड डी फाई बाई क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे इतने वोल्ट की ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगी। तो ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन क्या शो करता है, तो माइनस साइन जो है शोज अपोजिशन। किसको शो करता है, ये अपोजिशन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। किसके नियम के अनुसार, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ हमको क्या बताता है, ठीक है, किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो कब होगी, जब उसका अपोजिशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन क्या बोलता है कि एक एनर्जी को आप दूसरे एनर्जी में कब चेंज कर पाओगे, जब उसका क्या होगा, अपोजिशन होगा। यदि अपोजिशन नहीं होगा तो एनर्जी जो है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई अपोजिशन हो रहा होगा, वो अपोजिशन हमको किसने बताया, लेंज ने बताया, आगे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी पूछता है कई बार कि ईएमएफ तो इतने वोल्ट की इंड्यूस्ड होगी, बट माइनस साइन क्या शो करता है, तो वो शो करता है यहाँ पे अपोजिशन को शो करता है। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे क्वेश्चन लिखिए, समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए, इसमें लिखिए 1000 टर्न्स, 1000 टर्न 1000 टर्न की कॉइल, 1000 टर्न्स 1000 टर्न्स की कॉइल के पास से एक बार मैग्नेट को 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में हटाने पर या मूव करने पर कॉइल की फ्लक्स 1.2 वेबर से 1 वेबर हो जाती है। कॉइल की फ्लक्स 1.2 वेबर से 1 वेबर हो जाती है। तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कीजिए। तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, सब ऐसा यूनिट रखना है ना। फ्लक्स को आपको किसमें रखना है, यहाँ पे वेबर में, टाइम को किसमें रखना है आपको, सेकंड में, है ना। सब ऐसा यूनिट ही लगना है। तो बात समझ में आ गई। तो क्या बोला कि यहाँ पे जो कॉइल है वो कॉइल कितने टर्न्स की है, तो 1000 टर्न्स की है। तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, 1000। तो फ्लक्स पहले कितनी थी, 1.2 वेबर, फ्लक्स कितनी हो गई, 1 वेबर। तो चेंज इन क्या आया, फ्लक्स आया। टाइम कितने समय में बोला, 0.1 सेकंड। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.2 अपॉन 0.1। तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 2000 वोल्ट की जो ईएमएफ है वो यहाँ पे इंड्यूस्ड होगी। आई बात समझ में, समझ में आ गई बात। तो ये ईएमएफ जो है ये किस पर डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, यदि ये टाइम 0.1 सेकंड के स्थान पे, ठीक है, कितना होता है, ये 1 सेकंड होता, तो ईएमएफ कितनी होती। तो टाइम पे डिपेंड कर रही है कि आप इसको धीरे धीरे हटा रहे हो ऐसे या आप तेजी से हटा रहे हो। तो जब तेजी से हटाओगे तो कम समय में फ्लक्स चेंज होगी, तो ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न होगी। आप धीरे धीरे हटाओगे तो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा, तो ईएमएफ कम हो जाएगी। तो जैसे अपन देखते हैं मशीन है, मान लो जनरेटर बना रहे हो, अल्टरनेटर बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें अपन क्या किए हैं, यहाँ पे कंडक्टर रखे हैं और ये क्या है, यहाँ पे पोल है। ठीक है, तो जब इसको अपन जल्दी से घुमाएंगे, तेजी से घुमाएंगे, किसको, आर्मेचर को, तो जब इसको तेजी से घुमाएंगे तो कम समय में फ्लक्स को काटेगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समय कम होने पे ईएमएफ बढ़ जाएगी।
तो हाई स्पीड होने पे ईएमएफ क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। आप स्पीड कम कर दोगे, धीरे धीरे घुमाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड पे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड करेगी। तो फैराडे ने यही बताया, टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस लॉ। ठीक है, तो पूछेगा कि लेंस लॉ का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखेंगे कि मान लीजिए कि ये एक क्या है अपनी यहाँ पे ऐसा कॉइल, ये इसका बैक कंडक्टर है, ये फ्रंट कंडक्टर है जो आपको दिखेगा, ये बैक कंडक्टर है। तो इस प्रकार से ये एक कॉइल है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, एक गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी, और वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आके इस कॉइल से क्या करेगी, लिंक करेगी, जुड़ेगी। ठीक है, तो हमको लेंज ने क्या बताया, तो लेंज ने बताया, सबसे पहले हमको फैराडे ने क्या बताया कि जब इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, तो इसमें क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी, ईएमएफ। तो लेंज ने बताया कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसके कारण इसमें जो करंट फ्लो होगी उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन हम किससे पता कर सकते हैं, लेंज के लॉ से पता कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम इसको बैक करेंगे, कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होगा, इसको पास लाओगे, कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होगा, तो इस कॉइल में क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। ये हमको कौन बताया, फैराडे ने। लेंज ने बताया कि अब यहाँ पे जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसके कारण यहाँ पे क्या सर्कुलेट होगी, करंट। ठीक है, तो वो जो करंट सर्कुलेट होगी उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो लेंज के नियम से हम पता कर सकते हैं। कैसे, तो लेंज ने बताया कि अब यहाँ पे जो करंट सर्कुलेट होगी वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। क्या करेगी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी और अपने इंड्यूस्ड होने के कॉज का अपोज करेगी, अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। बात समझ में आई, कैसे करेगी, तो यदि मान लीजिए हम इस बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में लेके आते हो, तो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ, और उसमें क्या फ्लो होगी, अब करंट। अब वो करंट क्या करेगी, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस करंट के इंड्यूस होने के या अपने इंड्यूस होने के कॉज का अपोज करेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों सेटअप हो रहा है, करंट के कारण। करंट क्यों सेटअप हो रही है, इसके पास आने के कारण। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो इसके पास आने का अपोज करेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो क्या बनाएगा, यहाँ पे एन पोल। ये क्यों, इसको हम ला रहे हो ना पास, इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है ना, तो यहाँ पे एन पोल बन जाएगा। इसको पास आने से रोकेगा, रिपल करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको पास आने से क्या करेगा, वो रोकेगा। तो यदि यहाँ पे एन पोल बन रहा है तो आपको एंड रूल पता है, तो यदि यहाँ पे एन पोल बन रहा है, थंब क्या बताता है, एंड पोल, सॉरी थंब क्या बताता है, एन पोल, तो फिंगर्स क्या बताती हैं आप, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगा। बात समझ में आ गई। यदि हम इसको बैक लेके जाएंगे ऐसा बैक, तो फिर से क्या होगा, चेंज होगा फ्लक्स में, फिर से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, फिर से करंट सर्कुलेट होगी। लेकिन अब वो ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड हो रही है, करंट क्यों सर्कुलेट हो रही है, इसके बैक कर जाने के कारण, तो इसको वापस नहीं जाने देगा। तो अब यहाँ क्या बना देगा, एक एस पोल, एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, वापस नहीं जाने देगा उसको। ठीक है, तो जब एस पोल बनेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट का चेंज हो जाएगा। तो पास लाएंगे तो डायरेक्शन ऐसा रहेगा, बैक लेके जाओगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमको किसने बताया, लेंज ने। तो ये क्या बता रहा है कि जो करंट होगी यहाँ पे, ठीक है, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी और अपने इंड्यूस्ड होने के कॉज का क्या करेगी, अपोज, विरोध करेगी। और ये विरोध, ये अपोजिशन ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के का मेन रीजन है कि यहाँ पे ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड हो रही है, क्यों इंड्यूस्ड हो रही है, तो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है ना। तो वो एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो पा रहा है, इस अपोजिशन के कारण हो रहा है। यदि अपोजिशन नहीं होता तो एनर्जी कन्वर्जन भी नहीं हो पाता। आई बात समझ में। और इसीलिए हम माइनस का साइन वहां पे यूज करते हैं जो कि अपोजिशन को शो करता है। ठीक है, उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिए लेंज लॉ का यूज, लेंज लॉ का यूज
किसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट, किसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लेंज लॉ के अनुसार, लेंज लॉ के अनुसार किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसके कारण फ्लो होने वाली करंट और उसके कारण फ्लो होने वाली करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होता है जिससे कि उसके द्वारा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि उसके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड अपने इंड्यूस्ड होने के कॉज का, अपने इंड्यूस्ड होने के कारण का अपोज कर सके, अपने इंड्यूस्ड होने के कॉज का, अपने इंड्यूस्ड होने के कारण का अपोज कर सके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि लेंज के लॉ का यूज क्यों करते हैं, करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे जो ईएमएफ होती है वो ईएमएफ अपन कितने टाइप से इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय टू वेज। ठीक है, तो दो प्रकार से हम ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करा सकते हैं। एक होती है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, और दूसरी होती है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है और क्या होती है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। तो डायनामिक कंडीशंस क्या होती है, डायनामिक कंडीशन का मतलब होता है चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि समय के अनुसार किसी की पोजीशन चेंज हो रही है, किसी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका डायनामिक रिस्पॉन्स है, डायनामिक कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये क्या है, एन पोल, ये क्या है यहाँ पे एस पोल, और यहाँ पे क्या करते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर या कॉइल को हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, इस प्रकार से रख दिए। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, उसकी कॉइल है, उसको यहाँ पे हम रख दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और इस कंडक्टर की कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, हम घुमाते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मोशन के कारण, कंडक्टर की गति के कारण, है ना, यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स को काटेगा वो, और इस पे फ्लक्स क्या होगी, चेंज होगी, तो इस कंडक्टर में क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, स्टेशनरी, और कंडक्टर में क्या होता है, वहां पे मोशन होता है, गति होती है। तो कंडक्टर के मोशन के कारण, ठीक है, हर एक टाइम पे उसकी पोजीशन क्या होगी, कंडक्टर की चेंज होते जाएगी, तो उसके कारण उसमें क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो पहले उसमें जल्दी से नोट कर लीजिए एक लाइन, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मोशन के कारण, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के मोशन के कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डायनेमिकली
इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है VLV साइन थीटा वोल्ट। ठीक है, तो उसमें लिख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू VLV साइन थीटा वोल्ट होता है, इतने वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो B तो सबको पता है क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी। L सबको पता है क्या होती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, V सबको पता है क्या होती है, उसको बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, इसको लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और थीटा जो है यह है एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के मध्य का क्या है, वो एंगल है। ठीक है, ठीक है, तो वन कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू क्या होगा 1। सो मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में मैक्सिमम EMF कब इंड्यूस्ड होगी, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री की होगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यार। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, यहां पे इफ कंडक्टर is parallel to the magnetic field, तो यदि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा होता है, पैरेलल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री एंड साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। सो EMF विल बी मिनिमम। ठीक है, तो EMF क्या होगी वहां पे, मिनिमम होगी। तो पैरेलल जब कंडक्टर होगा तो EMF मिनिमम होगी, और परपेंडिकुलर होगा तो EMF मैक्सिमम होगी। कल यूज किए थे लेफ्ट हैंड रूल, काय के लिए यूज करते हैं उसको, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होती है उसका डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो याद रखिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF है ये, और डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो जैसा लेफ्ट हैंड था बस ही राइट हैंड रहेगा सेम। ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इसको लेना है। तो कल पढ़े थे फर्स्ट फिंगर क्या शो कर रही थी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। ठीक है, यहाँ पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं क्योंकि कंडक्टर को तो हम घुमा रहे हैं ना यहाँ पे, तो फोर्स हम अप्लाई करेंगे। यदि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कंडक्टर को हम यहां से ऐसा लेके जाते हैं तो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो उस पर। ठीक है, तो कंडक्टर में EMF का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटसाइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी यही है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, डाउन, तो इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन। तो जब कंडक्टर यहां से ऊपर जाएगा तो EMF बाहर आएगी, जब वो कंडक्टर ऐसा घूमेगा ना, ऐसा घूम के यहां से नीचे आएगा तो EMF का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज, किसके, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने पे, फोर्स ऊपर
ईएमएफ बाहर, ठीक है, फोर्स नीचे, ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपन देखते हैं कि बाइपोलर मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी भी कंडक्टर को रोटेट करते हैं तो उसमें ईएमएफ अंदर बाहर दोनों जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग। आगे पढ़ेंगे बाद में, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ उसमें इंड्यूस होती है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसे कहते हैं, और उसका डायरेक्शन हम किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो उसमें एक पॉइंट लिखिए, उसमें लिख लीजिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल हमको क्या बताता है, तो यदि हम देखें यहाँ पे कि जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या बताएगी, ये बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अपने को थंब है, थंब क्या बताता है, तो बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये दो हम अप्लाई करते हैं, ये दो हम अप्लाई करते हैं और हमको मिलता क्या है, तो यहाँ पे बताती है जो मिडिल फिंगर वो बताती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं। फर्स्ट टू अप्लाई करेंगे एंड थर्ड वन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। डाल लीजिए स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको बोलते हैं। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कंडक्टर है या उसकी कॉइल है वो कैसी रहेगी, स्टेशनरी होगी, और इस स्टेशनरी कॉइल पर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, लिंकेजेस करेगा। तो स्टेशनरी कंडक्टर या कॉइल पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस करेगा और उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो उसमें नोट करिए एक लाइन, स्टेशनरी, स्टेशनरी कॉइल, स्टेशनरी कॉइल पर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंकेज के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंकेजेस के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंकेजेस के कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। ये टू टाइप्स की होती हैं, ये टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो एक होती है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरी क्या होती है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले यहाँ पे देखेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैक ईएमएफ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक कॉइल है और ये एक स्विच है, ये एक डीसी सोर्स है, ठीक है। तो जब हम इस स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इस सर्किट में क्या फ्लो होगी, करंट। तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, हमको पता है कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या सेटअप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, इन सभी कंडक्टर से क्या फ्लो हो रही है, कॉइल, तो इन सभी के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो इनका जो कम्युलेटिव मैग्नेटिक फील्ड है, इनका जो एक साथ इकट्ठा मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस प्रकार से सेटअप हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, इन सभी कंडक्टर के द्वारा सेटअप कम्युलेटिव मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, अब यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो इस कॉइल की करंट क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
तो जब कॉइल की करंट कांस्टेंट रहेगी तो इससे लिंक्ड फ्लक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जब तक भी डी फाई बाई डी टी नहीं होगा, ठीक है, तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो अभी डी फाई बाई डी टी क्या है, अभी जीरो है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस क्या है, जीरो है, तो अभी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन हम यदि इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो इस कॉइल की करंट क्या होगी, चेंज। करंट चेंज होगी तो क्या चेंज होगी, फ्लक्स। फ्लक्स किस पर चेंज होगी, कंडक्टर पे। कंडक्टर में जब फ्लक्स चेंज होगी तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और उसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं। तो इस कॉइल की स्वयं की करंट में चेंज हुआ, तो इस कॉइल की स्वयं की फ्लक्स में चेंज हुआ, और स्वयं की फ्लक्स स्वयं के कंडक्टर पे चेंज हो रही है और स्वयं में ईएमएफ उत्पन्न कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम वहां पे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कब होगा, जब किसी भी कॉइल की स्वयं की करंट में चेंज होगा। बात समझ में आ रही ना, जब किसी कॉइल की स्वयं की करंट में चेंज होगा तो उस समय उस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगी ईएमएफ, और उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, इसको किससे शो करेंगे यहाँ पे, EL। तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किस पर डिपेंड करेगी, तो जो फैराडे ने बताया था, ये डिपेंड करेगी एंड डी फाई बाई डी टी पे ही डिपेंड करेगी, है ना, फैराडेज लॉ के अनुसार। और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, आई, है ना। यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेजेस है, यहाँ पे जो फाई है वो किस पर डिपेंड करती है, आई, अपन पढ़े थे, है ना। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एंड डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा L। ठीक है, और ये जो L है, इस L को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो इस L को बोलेंगे यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, तो ये कॉइल का क्या हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये करता क्या है, तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या करता है, लेंज लॉ के अनुसार इस कॉइल की करंट में होने वाले चेंज का क्या करेगा, परिवर्तन का क्या करेगा, अपोज करेगा। इस कॉइल की करंट को चेंज होने से क्या करेगा, वो रोकेगा, लेकिन उसको रोक नहीं पाएगा। बात समझ में आई। तो क्या करेगा, कॉइल के चेंज होने के टाइम में क्या करेगा, डिले कर देगा, देरी कर देगा। तो कॉइल की जो ये प्रॉपर्टी होती है, कॉइल का जो ये गुण होता है, ठीक है, कि वो करंट के वेरिएशन का क्या करती है, अपोज करती है, करंट के चेंज होने का क्या करती है, अपोज करती है। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, उसका सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे ये स्विच क्लोज है, ये स्विच क्लोज है, और इस सर्किट में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये अपने को बता रहा है यहाँ पे टाइम, ये बता रहा है अपने को करंट, कि इस सर्किट में अभी कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, जैसे ही हम स्विच को क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, तो करंट क्या होगी, जीरो होगी। तो करंट इंस्टेंटली जीरो होगी, नहीं, क्यों नहीं होगी, जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे तो करंट मैक्सिमम से क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, मतलब करंट में क्या आएगा, चेंज, तो फिर से क्या हो जाएगी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी, और वो ईएमएफ क्या करेगी, इस करंट के चेंज होने का अपोज करेगी, करंट को इंस्टेंटली जीरो होने नहीं देगी। तो फिर करंट को इंस्टेंटली जीरो नहीं होने देगी, स्विच तो ओपन हो गया है, तो करंट इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली क्या होगी, जीरो। बात समझ में आई। तो करंट इंस्टेंटली जीरो नहीं हुई, स्विच क्या हो चुका है, ओपन, तो करंट जीरो नहीं हुई, तो करंट कैसे फ्लो होगी, स्विच तो ओपन है, ओपन सर्किट हो गया है, तो करंट जो है यहां से जंप करेगी और यहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, स्पार्क। ठीक है, तो यदि बोलता है कि स्विच को ऑपरेट करने पर उसके कांटेक्ट पर जो स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड होती है वो किसी कारण होती है, तो सर्किट के इंडक्टेंस के कारण होती है। ठीक है, क्योंकि स्विच तो ओपन हो जाता है लेकिन इंडक्टेंस में क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है, और वो ईएमएफ करंट को इंस्टेंटली जीरो होने नहीं देती है। तो करंट स्विच के कांटेक्ट से जंप करके अपने
सोर्स में रिटर्न जाती है और स्विच के कांटेक्ट पर स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब डीसी सप्लाई में इंडक्टेंस हमेशा नहीं होगा। डीसी सप्लाई में इंडक्टेंस केवल दो ही इंस्टेंट पे होगा, जब आप स्विच को क्लोज करोगे तो करंट जीरो से क्या होगी, मैक्सिमम। तो जीरो से मैक्सिमम इंस्टेंटली नहीं हो जाएगी, जीरो से मैक्सिमम तक जाने में उसको क्या लगेगा, ऐसा समय लगेगा। बात समझ में आई? क्योंकि इंडक्टेंस उसको तुरंत उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक राइज होने नहीं देगा। ठीक है, या फिर स्विच को ओपन करेंगे तो करंट मैक्सिमम से क्या होगी, मिनिमम, तो इंडक्टेंस मिनिमम भी होने देगा, तो वहां पे भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन एसी सप्लाई में इंडक्टेंस हमेशा प्रेजेंट रहता है, क्योंकि एसी करंट कैसी होती है, अल्टरनेटिंग होती है। इसका जो मैग्नीट्यूड है लगातार चेंज होते रहता है, तो फ्लक्स लगातार चेंज होते रहती है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ लगातार रहती है उसमें, तो इंडक्टेंस वहां पे ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो जहां भी एसी सप्लाई है, जहां भी कॉइल है, वहां पे क्या होगा, उसमें इंडक्टेंस होगा। फैन कॉइल है, इंडक्टेंस होगा। ट्यूबलाइट की चोक कॉइल है, इंडक्टेंस होगा। ट्रांसफार्मर कॉइल है, इंडक्टेंस होगा। जहां भी कॉइल है, एसी सप्लाई है, वहां पे इंडक्टेंस होगा। और एसी सप्लाई में इस इंडक्टेंस के कारण ही, ठीक है, स्विच को क्लोज करने पर, ठीक है, वोल्टेज पहले पहुंच जाएगी और करंट देरी से पहुंचेगी, जिसको क्या बोलते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, करंट क्या कर रही है, 5 डिग्री से लैग कर रही है। ठीक है, किसके कारण होता है ये, सर्किट के इंडक्टेंस के कारण होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, एक लाइन लिख लो पहले, इसमें एक दो लाइन लिख लो। उसमें लिखिए, किसी कॉइल की करंट चेंज होने पर कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स, कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है, कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है। इससे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इससे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज से लिखिए, कॉइल की वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो का अपोज करती है, या करंट के फ्लो मत लिखो, कॉइल की वह प्रॉपर्टी जो करंट के वेरिएशन का, करंट के परिवर्तन का अपोज करती है, करंट के वेरिएशन का, करंट के परिवर्तन का अपोज करती है, उसका इंडक्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट के, स्विच को ऑन ऑफ करने पर, स्विच को ऑन ऑफ करने पर सर्किट के इंडक्टेंस के कारण ही उसके कांटेक्ट पर स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड होती है, उसके कांटेक्ट पर स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट के, डीसी सप्लाई में
इंडक्टेंस केवल स्विच को ऑन या ऑफ करने पर ही, डीसी सप्लाई में इंडक्टेंस केवल स्विच को ऑन या ऑफ करने पर ही प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। लेकिन एसी सप्लाई में इंडक्टेंस ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। एसी सप्लाई में इंडक्टेंस ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इंडक्टेंस के कारण ही एसी करंट वोल्टेज से लैग करती है। एसी करंट वोल्टेज से लैग करती है। तो फिर ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगी? जब दो कॉइल होंगी। ठीक है, जब दो कॉइल होंगी। मान लीजिए यहां पे इस कॉइल के पास में एक दूसरी कॉइल रखी हुई है। ठीक है, इस कॉइल के पास में क्या है? एक दूसरी कॉइल रखी। क्या छूट गया क्या लिखना? लिख लिए ना सब? नहीं लिखिए तो वीडियो में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो में देख लेना बाद में। तो यहां पे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है यहाँ पे क्या होनी चाहिए? मिनिमम 2 कॉइल होनी चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम क्या होनी चाहिए? 2 कॉइल्स होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए कि ये कॉइल ए है या कॉइल 1 है। कॉइल 1 है ये, और ये क्या है यहाँ पे? कॉइल 2। तो इसके टर्न्स को मान लीजिए N1, इसकी फ्लक्स को मान लीजिए Φ1, इसके टर्न्स को मान लीजिए N2। ठीक है, तो जब दो कॉइल एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में रखी होती हैं, प्रॉक्सिमिटी यानी कि एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में रखी होती हैं, या एक दूसरे के काफी समीप होती हैं, नजदीक होती हैं। ठीक है, तो उस समय अपन देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉइल है, इस कॉइल में हम क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो कर रहे हैं। तो इस कॉइल में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, और इसी का मैग्नेटिक फील्ड इसके नियरेस्ट जो कॉइल है, इस कॉइल से जाके क्या करेगा? लिंक करेगा। ठीक है, अब यदि हम इसकी करंट को चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज करके इसकी करंट को चेंज करते हैं, तो इसकी जो फ्लक्स है वो इस N2 टर्न्स पे क्या होगी? चेंज होगी। तो इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ये इसकी स्वयं की करंट नहीं है, स्वयं की फ्लक्स नहीं है, दूसरे की करंट, दूसरे की फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको क्या बोलोगे? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें जो होगा उसको क्या बोलोगे? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ये इसकी स्वयं की कॉइल है। तो जैसे हम ट्रांसफॉर्मर देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर में कितनी कॉइल होती हैं? 2। ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई। ठीक है, तो प्राइमरी को वोल्टेज देते हो, प्राइमरी में करंट फ्लो होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करती है। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंचता है, और इस कोर पे, कंडक्टर पे क्या होता है? चेंज होता है। तो इस दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो किसी कारण होता है? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आइए बस समझ में सबको। तो यहाँ पे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, तो इस म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ को किससे शो करते हैं? ईएम से। कितनी होगी? तो जो फैराडे ने बताया कि यहाँ पे N d∅ बाई क्या होगा? dt। अब यहाँ पे किस में हो रही है? इस सेकंड कॉइल में। तो इसके टर्न्स लोगे, इसके टर्न्स कितने हैं यहाँ पे? N2। फ्लक्स कहाँ से आ रही है? फर्स्ट कॉइल से आ रही है, तो फर्स्ट कॉइल की फ्लक्स लोगे Φ1। ठीक है, तो जो फैराडे ने बताया उतनी ही ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होगी। दूसरा, अपने को पता है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? करंट। ठीक है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, N2 di1 बटा क्या हो जाएगा? dt। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा, और उस कांस्टेंट को किससे शो करेंगे? यहाँ पे m से। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे N2 di1 बाई क्या होगा? dt। तो यहाँ पे जो m है ये क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है
किसी एक कॉइल में नहीं होता, इन दो कॉइल के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन क्या होता है, बोथ कॉइल। आई बात समझ में, इसको नोट करिए, इसमें लिखिए पहले, नहीं तो एक लाइन लिख लीजिए इसमें, इसमें लिखिए पहले, जब टू कॉइल्स एक दूसरे के नियर होती हैं, समीप होती हैं, जब टू कॉइल्स एक दूसरे के नियर होती हैं, समीप होती हैं, तो किसी एक कॉइल किसी एक कॉइल की करंट को चेंज करने पर उसकी फ्लक्स सेकंड कॉइल, दूसरी कॉइल, तो उसकी फ्लक्स सेकंड कॉइल, दूसरी कॉइल पर लिंकेज होती है या चेंज होती है, लिंकेजेस करती है या चेंज करती है। इससे इससे सेकंड कॉइल में इससे सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इससे सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये मैग्नीट्यूड लिख लीजिए उसका, कपलिंग कोएफिशिएंट, और इसको कैसे शो करते हैं यहाँ पे, केस कपलिंग कोएफिशिएंट। तो ये जो कपलिंग कोएफिशिएंट है, ये हमको क्या शो करता है, हमको क्या बताता है, ठीक है। कपलिंग कोएफिशिएंट हमको क्या शो करता है, हमको क्या बताता है, ठीक है। तो कपलिंग कोएफिशिएंट बताता है कि ये दोनों कॉइल एक दूसरे से कैसे कपल्ड हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं। तो ये एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक कपलिंग है वो कितनी स्ट्रांग है, वो हमको बताता है, कपलिंग कोएफिशिएंट बताता है। यदि इस कॉइल की जो फ्लक्स है φ1, ये एंटायर फ्लक्स इस सेकंड कॉइल से क्या करती है, लिंक्ड करती है, मतलब इस कॉइल की पूरी फ्लक्स सेकंड कॉइल तक पहुंच जाती है φ1, तो क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में 100% मैग्नेटिक कपलिंग है, ठीक है। तो 100% मैग्नेटिक कपलिंग में कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1। यदि इस कॉइल की फ्लक्स है φ1 और इस तक केवल हाफ फ्लक्स ही पहुंचती है, तो कितनी परसेंट कपलिंग है, 50%। तो कपलिंग कोएफिशिएंट के की वैल्यू कितना पुट करोगे, 0.5, ठीक है। तो ये कपलिंग कोएफिशिएंट हमको क्या बताता है, ये दोनों कितना स्ट्रांगली मैग्नेटिकली कपल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कपलिंग कोएफिशिएंट है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फार्मूला है कि कपलिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2, कि इन दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 इंटू L2, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, कपलिंग कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। या फिर आपको कपलिंग कोएफिशिएंट पता है, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे, के की वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकाल लोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेशन है, मैक्सिमम के की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से हायर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकती है, स्क्वायर रूट L1 इंटू L2। म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, बात समझ आ रही ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट L1 इंटू L2 हो सकता है, क्योंकि के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। आई बात समझ में, उसमें नोट करिए,
कपलिंग कोएफिशिएंट टू कॉइल्स के मध्य मैग्नेटिक कपलिंग की जानकारी देता है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स संपूर्ण मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि एक कॉइल की एंटायर या संपूर्ण मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड कॉइल से लिंक करती है, तो उनके मध्य 100% मैग्नेटिक कपलिंग होती है। तो उनके मध्य 100% मैग्नेटिक कपलिंग होती है, या कपलिंग कोएफिशिएंट K इज इक्वल टू 1 होता है, या कपलिंग कोएफिशिएंट K इज इक्वल टू 1 होता है। ये K इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में ये लिख लीजिए फार्मूला उसका, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। इंडक्टेंस कोई भी हो, यूनिट सबको पता है क्या होती है इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। सबको पता है ना, कोई भी इंडक्टेंस हो, चाहे सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, यूनिट क्या रहेगी, हेनरी रहेगी। अब इस सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास फार्मूले हैं कि आपको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो होता है EL डी आई बाई क्या होता है, dt, ठीक है। कि यदि कोई एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल से जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट में हम 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये क्या है, चेंज इन करंट है। तो करंट में 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज करते हैं, जिससे कि इस कॉइल में क्या होती है, यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होती है, और वो कितने वोल्ट की होती है, 1 वोल्ट की होती है। तो वो EMF होती है 1 वोल्ट की। तो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 हेनरी, ठीक है। तो यदि कॉइल से 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट को चेंज करना है, यहाँ पे फार्मूला चेंज बोलता है, चेंज करेंगे, तो इस कॉइल में 1 वोल्ट की EMF इंड्यूस हो जाएगी। तो इस कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है यहाँ पे L इज इक्वल टू N फाई बाई I। तो ये हमको क्या बताता है, ये बताता है कि जैसे कोई कॉइल है, इस कॉइल से करंट को अब चेंज नहीं करना है, करंट को फ्लो करना है ना। आई चेंज इन करंट नहीं है, फ्लो इन करंट है। तो कितने एम्पियर की करंट को फ्लो कर रहे हैं, 1 एम्पियर की करंट को फ्लो कर रहे हैं। तो यदि किसी कॉइल से 1 एम्पियर की करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या सेटअप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। किससे आके लिंक करेगा, एन टर्न से। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लिंकेजेस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 1 वेबर टन। बताया था, इसको क्या बोलते हैं, एन फाई को फ्लक्स लिंकेजेस। तो जो फ्लक्स लिंकेजेस होगा उसको किसमें लेते हैं, वेबर टन। फ्लक्स की यूनिट वेबर, एन यानी टर्न, वेबर टन में लेंगे। तो फ्लक्स लिंकेजेस कितना होना चाहिए, 1 वेबर टर्न का होना चाहिए। तो यदि 1 वेबर टर्न का फ्लक्स लिंकेजेस होगा, ठीक है, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, वहां पे 1 हेनरी होगा, ठीक है। तीसरा फार्मूला होता है कि इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टर्न्स का स्क्वायर, कॉइल के टर्न का स्क्वायर अपॉन होता है रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट का क्या पता होना चाहिए, रिलक्टेंस, कल पढ़े थे ना,
कि रिलक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, L अपॉन ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये बताया था, ठीक है। तो यदि हमको मैं इस कॉइल के टर्न की संख्या पता है उसका स्क्वायर कर देंगे, मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ पता है उसको रख देंगे, मैग्नेटिक सर्किट का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है उसको रखेंगे, और यदि हमें परमेबिलिटी पता है उसको रख देंगे, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन नोट करिए, किसी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को, किसी कॉइल के टर्न की संख्या को, किसी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को, किसी कॉइल के टर्न की संख्या को डबल करने पर उसका इंडक्टेंस पहले के कंपैरिजन में कितना होगा, उसका इंडक्टेंस पहले के कंपैरिजन में कितना होगा, पहले की तुलना में कितना होगा। हम्म, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इंडक्टेंस और टर्न में क्या रिलेशन है, तो इंडक्टेंस टर्न्स के स्क्वायर क्या है, ये फार्मूला बताता है कि यहाँ पे इंडक्टेंस टर्न्स के स्क्वायर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि टर्न्स को डबल करोगे तो 2n रखोगे, तो 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। सेम जो फार्मूले अपन यहाँ पे देखिए, सेम सेल्फ इंडक्टेंस के लिए सेम इसी तरह के फार्मूले होते हैं, किसके लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, ठीक है। तो यदि हम देखें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा, जब टू कॉइल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ये होता है ई एम अपॉन डी आई वन अपॉन होता है डी टी, ठीक है। तो ये क्या बताता है यहाँ पे कि ये टू कॉइल्स हैं, ऐसा ये टू कॉइल्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट कॉइल से करंट को जो है चेंज करेंगे इस कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड। तो यदि हम फर्स्ट कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट को चेंज करते हैं, तो इस दूसरी कॉइल में क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और वो कितनी होगी, 1 वोल्ट। तो सेकंड कॉइल में 1 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस्ड होनी चाहिए, तो इनके बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो वो 1 हेनरी होगा। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट कॉइल से 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट को चेंज करोगे, करंट को चेंज करोगे। सेकंड कॉइल में क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, क्योंकि सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो 1 वोल्ट का होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 हेनरी होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है कि N2 phi1 अपॉन I1, ठीक है। तो यदि देखें कि यहाँ पे ये टू कॉइल्स हैं, फर्स्ट कॉइल की करंट को क्या बोलोगे, I1, तो इसमें हम 1 एम्पियर की करंट को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी फ्लक्स कहाँ पे जाएगी, सेकंड कॉइल में, यानी कौन आएगा यहाँ पे, phi1 आएगा, किस में आएगा, N2 पे आएगा। तो फ्लक्स लिंकेजेस किस में होगा, सेकंड कॉइल में। तो यदि हम फर्स्ट कॉइल में 1 एम्पियर की करंट को फ्लो करते हैं फर्स्ट कॉइल में, और सेकंड कॉइल में क्या होता है, 1 वेबर टर्न का फ्लक्स लिंकेजेस होता है, तो इनका कितना होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो 1 हेनरी होगा। बात समझ में आई। तीसरा फार्मूला जो होता है इसका, वो होता है N1 इंटू N2 अपॉन रिलक्टेंस। यहाँ पे एक ही कॉइल थी तो क्या लिखे थे, N स्क्वायर। यहाँ पे दो कॉइल होंगी तो दोनों के टर्न्स ले लेंगे, तो दोनों के टर्न्स का प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन फार्मूले को यहाँ पे याद रख सकते हो।
अब यदि एक क्वेश्चन लिखिए, मैग्नेटिकली कपल्ड टू कॉइल्स, मैग्नेटिकली कपल्ड टू कॉइल्स में एक कॉइल के टर्न्स को 10% इंक्रीज, एक कॉइल के टर्न्स को 10% इंक्रीज एंड सेकंड कॉइल के टर्न्स को 10% डिक्रीज, सेकंड कॉइल के टर्न्स को 10% डिक्रीज करने पर उनके मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले की तुलना में कितना होगा, उनके मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले की तुलना में कितना होगा। ठीक है, तो उनके मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले की तुलना में कितना होगा। समझ में आया सबको? समझ में आया कि यदि देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, N1 इंटू N2। अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट कंडीशन में दोनों ही टर्न्स कितने हैं, यहाँ पे 100 है। तो फर्स्ट केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, 100 इंटू 100। ठीक है, सेकंड केस में अपन को क्या बोल रहा है, इसको 10% क्या करोगे इंक्रीज, तो एक को क्या करोगे 10% डिक्रीज करोगे। तो इनकी जो वैल्यू है 10% इंक्रीज और 10% क्या करेंगे इसको डिक्रीज। 10% इंक्रीज करोगे तो 100 का 10% कितना होता है 10, 110 हो जाएगा। 10% माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले से क्या हुआ, तो ये रिड्यूस्ड हुआ, डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ 100। आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आपको बताया परसेंटेज चेंज निकालने के लिए दोनों कंडीशन का क्या लोगे डिफरेंस, फर्स्ट कंडीशन से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे। दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट कंडीशन कितनी है 10,000, सेकंड कितनी है 100, तो कैंसिल किए तो कितना आया 1%, क्या बोलोगे डिक्रीज। तो 1% क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? सुनो, तो यदि सिंपली क्या बोलता कि टू कॉइल्स हैं, एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल हैं, एक को टर्न्स को डबल कर रहे हो और दूसरे के टर्न्स को हाफ कर रहे हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है ना। लेकिन परसेंटेज में जब बोलेगा तो परसेंटेज में क्या आ जाएगा चेंज, एक को 10% इंक्रीज कर रहे हो, दूसरे को 10% डिक्रीज कर रहे हो, तो वहां पे 1% क्या आएगा डिक्रीज आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे इंडक्टेंस इन सीरीज। तो इंडक्टेंस जो सीरीज में होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक कॉइल है और ये एक दूसरी कॉइल है, ठीक है। अब ये दोनों कॉइल कैसे कनेक्ट है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है। इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L1, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L2, ठीक है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों इंडक्टेंस का सम होगा। तो इंडक्टेंस सीरीज में क्या होते हैं, डायरेक्टली ऐड होते हैं। बस में, तो उसमें एक लाइन लिख लीजिए, इंडक्टेंस सीरीज में डायरेक्टली ऐड होते हैं या डायरेक्ट ऐड होते हैं। इंडक्टेंस सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, इंडक्टेंस सीरीज में डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशंस भी हो सकती हैं कि यदि
इनमें क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। इनके बीच में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस लिए क्या, अपन नहीं लिए, क्योंकि हमने माना कि इनके बीच में कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, तो इंडक्टेंस सीरीज में थे डायरेक्ट एडिटिव। ठीक है, यदि इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, एक कॉइल की फ्लक्स दूसरे तक पहुंच रही है, इसकी फ्लक्स इस तक पहुंच रही है, इसकी फ्लक्स उस तक पहुंच रही है। ठीक है, तो इनके कारण, इसके कारण इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यदि एक सिंपल डेफिनेशन बोलें तो इसका क्या मतलब होता है कि इसकी फ्लक्स के कारण इसमें इंडक्टेंस का उत्पन्न होना, इसकी फ्लक्स के कारण इसमें इंडक्टेंस का उत्पन्न होना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन, इन दोनों एक दूसरे के इंडक्टेंस को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। आई बात समझ में। अब यदि यहाँ पे अपन देखेंगे, यदि कंडीशन है कि सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है कि इन दोनों कॉइल में, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं या ऊपर लिख देते हैं कि ये दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। अब सेम पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि इन दोनों कॉइल में ऐसा एरो शो करेगा, ये एरो का डायरेक्शन दोनों के लिए कैसा है, देखिए सेम है, मतलब दोनों कॉइल की पोलैरिटी क्या है, सेम है। या फिर ऐसा लगाएगा डॉट, इस कॉइल के राइट साइड में डॉट है, इसके भी राइट साइड में डॉट है, तो दोनों की पोलैरिटी कैसी है, सेम। या फिर इसके लेफ्ट साइड में डॉट है, तो इसके भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में डॉट है, मतलब दोनों की पोलैरिटी कैसी होगी, सेम। तो डॉट किसको शो करेगा, पोलैरिटी को, एरो किसको शो करेगी, पोलैरिटी को। तो दोनों में से कोई एक सिंबल दिया होगा। तो इसका मतलब है कि इस कॉइल में करंट के फ्लो का डायरेक्शन दोनों में कैसा है, सेम है। तो यदि ये यहाँ पे n पोलैरिटी बना रहा है, s बना रहा है, तो यहाँ पे भी ये n बनाएगा और s बनाएगा। करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा कॉइल में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी इस प्रकार होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी इस प्रकार होगी, तो दोनों की पोलैरिटी कैसी है, सेम। तो उस पोलैरिटी को किससे शो कर देगा, डॉट से शो कर देगा। आई बात समझ में। तो अब इस समय इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस तो है इन दोनों के बीच में, तो इस कॉइल का या इस सर्किट का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, तो इस कॉइल का टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, मेरे को बताओ। तो इस कॉइल का टोटल इंडक्टेंस होगा इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस प्लस कौन आ रहा है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सेम पोलैरिटी में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के साथ क्या होता है, ऐड होता है। इस कॉइल का स्वयं का इंडक्टेंस कितना है, L2, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम पोलैरिटी में इसके साथ भी ऐड होगा, तो इसका टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका टोटल इंडक्टेंस अब क्या हो जाएगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के इंडक्टेंस को क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड, सीरीज में ऐड होते हैं। ठीक है, तो ऐड करोगे तो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा, L1 प्लस L2 प्लस क्या आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई सबको कि इसका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा, 2M। तो सेम पोलैरिटी में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के साथ क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, सेकंड होता है अपोजिट पोलैरिटी। क्या होता है, अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी क्या होगा बताओ, अपोजिट पोलैरिटी क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन दोनों कॉइल में क्या है, डिफरेंट है। इसमें करंट ऐसे आ रही है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है, तो दोनों कॉइल में करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो जब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इधर n बना रही है, इधर s बना रही है, इधर करंट ऐसे फ्लो होगी तो इधर क्या बनाएगी, n, और इधर क्या बनाएगी। तो डॉट के लिए हम n यूज किए हैं, मतलब n के लिए हम डॉट यूज किए हैं, तो यहाँ डॉट लगाओगे, तो दोनों की पोलैरिटी क्या हो गई यहाँ पे, अपोजिट। तो दोनों के डॉट अब अलग हैं, देखो इसका डॉट जो है लेफ्ट साइड में है, उसका डॉट जो है वो राइट साइड में है, तो अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, या फिर इसका डॉट होता राइट साइड में, इसका डॉट होता लेफ्ट साइड में, तो भी क्या होता, अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, अब इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है और अपोजिट पोलैरिटी में है कॉइल, तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस के साथ में सब्ट्रैक्ट होगा, अब माइनस होगा। तो इस कॉइल का टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है,
तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, तो माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस। बट दोनों के टोटल इंडक्टेंस क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे सीरीज में, तो दोनों को ऐड क्यों, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2m, ठीक है। तो ये किसमें होता है, यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी में होता है, ठीक है। इंडक्टेंस इन पैरेलल, तो यदि इंडक्टेंस पैरेलल में है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया, इंडक्टेंस पैरेलल में है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। इसका इंडक्टेंस है L1, इसका इंडक्टेंस है यहाँ पे L2, और इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका मतलब है इसकी फ्लक्स इस तक पहुंच रही है, इसकी फ्लक्स इस तक पहुंच रही है। अब इन दोनों का जो म्यूचुअल फील्ड है, क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फील्ड है, इनका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, म्यूचुअल है, एक दूसरे से साथ में लिंक कर रहा है। तो यदि इनका म्यूचुअल फील्ड जो है वो सेल्फ फील्ड को, सेल्फ फील्ड यानी इसका स्वयं का फील्ड जो है, उस सेल्फ फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसके साथ में ऐड हो रहा है, या उसका अपोज कर रहा है, यानी कि उसके साथ में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस दो कंडीशन में इसके इंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि पहली कंडीशन है कि इफ म्यूचुअल फील्ड सपोर्ट सेल्फ फील्ड, ठीक है, तो इस समय इनका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो होगा L1 इंटू L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m, ठीक है। और यदि इफ म्यूचुअल फील्ड अपोज द सेल्फ फील्ड, तो यदि म्यूचुअल फील्ड जो है वो सेल्फ फील्ड का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये होगा L1 इंटू L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा 2m। तो ये फार्मूला डेराइव्ड है, डेराइव्ड फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये डॉट की जो साइन है वो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करेंगे कि म्यूचुअल फील्ड सेल्फ फील्ड का सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई ना, वो आपको सेंटेंस में लिख के देगा, सीरीज में डिटरमाइन करते हैं, पैरेलल में नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो यदि म्यूचुअल फील्ड सेल्फ फील्ड का क्या करेगा, सपोर्ट, ठीक है, तो सपोर्ट यदि करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -2m आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अधिक रहेगी। यदि +2m करोगे तो ये टर्म्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अपोजिंग में कम आना चाहिए ना, तो कम हो जाएगी वैल्यू। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये साइन का, दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन का। सपोर्ट में वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए तो माइनस साइन रहेगा, ठीक है, और अपोज में वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपकी कम आनी चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस साइन रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से उसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में टाइम कांस्टेंट देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं फिर इसके, है ना, इसे क्वेश्चन करेंगे बाद में।